अस्सलामुअलैकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स महसूलात और सिफारिशात, और इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिम मुमताज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हूं, शुक्र, आप बताएं खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक सर। एक ताज़ा तरीन खबर है, पहले वो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी रहा। तहम सेशन के अख्तिताम पर 37,000 की हद बहाल हो गई है। कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1160 पॉइंट्स कमी के बाद 37,058 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। मार्केट में आज 25 करोड़ 15 लाख शेयर्स में कारोबार किया गया है। तो ये डेवलपमेंट थी। अच्छा सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, टैक्स महसूलात और सिफारिशात क्या? हाँ, टॉपिक से पहले बात करेंगे। 8 मार्च कल गुजरी है। बिल्कुल। तो खवातीन जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो प्रोफेशनल हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको सलाम, क्योंकि वो इस माशरे में एक सूरज की तरह उनकी वो है कि वो जो है एक लोगों के लिए किरण है उनकी, मतलब वो एक आने वाली उम्मीद है लोगों के लिए, जो हमारी आने वाली नस्ल है उनके लिए उम्मीद है कि इतने डिफ़िकल्ट हालात में भी वो इस तरह काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में सलाम है उन लोगों पे। और 8 मार्च इसीलिए है कि रिकगनाइज़ किया जाए, और इस्लाम भी इस बात की बहुत तलकीन करता है कि औरत को रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। तो मेरे ख्याल में ये 8 मार्च का जो दिन था ये बड़ा जोश व खरोश से मनाया गया, तो ये बड़ी अच्छी बात है और हम लोग भी इसको रिकगनाइज़ करते हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। फिर वही बात, फिर वही लोग और फिर वही बजट। राइट। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ये टैक्स निज़ाम वहीं खड़ा रहता है। ठीक है। और दोनों एजेंसीज़ का, लोगों का, एडवाइज़र्स का, उनका सबका एजेंडा होता है, लेकिन पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम आगे नहीं बढ़ रहा। सही। इसको आगे नहीं बढ़ाना, इसको खोलना है। नेपोटिज़म, रेटिज़म जो भी है उसको खोलना है, इस निज़ाम को। और हम अपने प्रोग्राम में बार बार ये बात करते रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इस निज़ाम को इंसाफ की बुनियादों पे आगे बढ़ाना है। सही। क्योंकि जो डिप्राइव्ड पाकिस्तानी हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, वो इस धरती माँ की तरफ देख रहे हैं, और ये धरती माँ उनको जब तक नहीं दे सकती कुछ, जब तक इस मुल्क का टैक्स निज़ाम सही नहीं होगा, इंसाफ की बुनियादों पे नहीं होगा, और सही तौर पे हर आदमी अपना टैक्स नहीं देगा। इस टैक्स निज़ाम के लिए कारोबार वाले ये नहीं कह सकते कि मेरा कारोबार मेरी मर्ज़ी। जी बिल्कुल। उनको जो है, उनको कानून के मुताबिक चलना होगा, उनको कानून के मुताबिक डिक्लेरेशन देनी होगी, और कानून के अंदर रह के अपना कारोबार करना होगा। तो ये बेसिकली आज के अब जो बजट आने वाला है उसके सिलसिले में हमें जहन में रखना है कि हमें बहुत बड़ी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। जो मेजर चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों के लिए हार्डशिप जो होती है वहाँ पे उसको एड्रेस कितनी जल्दी किया जाता है, ये एफबीआर को, ये गवर्नमेंट को देखना होगा, ताकि टैक्स पेयर का जो एतमाद है वो ख़त्म ना हो और वो पुरएतमाद तरीके से अपना कारोबार कर सकें। पिछले अगर हम 6 महीने में देखें तो हमें ये नज़र आएगा कि बड़ी ही अनसर्टेनिटी रही, और उसमें अनसर्टेनिटी ये थी कि ट्रेडर्स के लिए कभी कोई MOU साइन हो रहा है, कभी उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात आज कामयाब हो गए, मुज़ाकरात आज नाकाम हो गए। अगर आप 8-8 महीने मुज़ाकरात में रहेंगे कारोबार के साथ, तो कारोबार कैसे चलेगा? और कारोबार नहीं चलेगा तो टैक्स नहीं आएगा। कारोबार नहीं चलेगा तो टैक्स जो है वो बाय प्रोडक्ट है कारोबार का। जितना कारोबार या इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी उतना ज़्यादा कारोबार आएगा। अब आप जो है PSL की एक्टिविटी हो रही है, आप लोग इसको दूसरी तरह देख रहे हैं कि लोग आ गए हैं, हुजूम इकट्ठा हो गया है, एक्टिविटी हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ कारोबार चल रहा है। चिप्स बेचने वाला भी चिप्स बेच रहा है, एक खोखे वाला भी उसकी भी एक्टिविटी चल रही है, गाड़ियां भी चल रही हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन इनका अगर ट्रिकल डाउन इफेक्ट या इनके बाय प्रोडक्ट टैक्स की सूरत में अगर कल्टीवेट ना हो तो फिर ये जाती है। सही, बिल्कुल। क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो कमा रहे हैं, उनको अपना शेयर जो है स्टेट को देना चाहिए। वो प्रोविंशियल स्टेट हो, अगर वहाँ पे टैक्स बनता है, फेडरल स्टेट हो, उसको टैक्स बनता है। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं उसका जो खुशाइन बात ये होती है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जब जनरेट होती है तो वो जो है वो टैक्स की सूरत में हुकूमत के पास उसका एक प्रोडक्ट या उसकी एक फसल की सूरत में वो हुकूमत के पास आती है। अच्छा, बजट के हवाले से बात हो रही है, तो बजट बनाना क्यों ज़रूरी है? देखिए, बजट बनाना इसलिए ज़रूरी है कि एक घर का आदमी अपना बजट बनाता है, एक मतलब इंडिविजुअल आदमी अपना बजट बनाता है, एक कंपनी अपना बजट बनाती है, एक मुल्क भी अपना बजट बनाता है। हमारे बजट बनाने में हमारे साथ जो मसाइल हैं वो ये हैं कि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं
और हमारे आमदनी हमारी कम है। और यही जो मसला है ये पाकिस्तान को स्ट्रगल स्टेज में लेके आता है, जहाँ पे वो डोनर एजेंसीज़ को इनवाइट करते हैं, उनसे फंडिंग मांगते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, और यही चीज़ जो है ना आगे चल के लोगों के लिए मुसीबत बनती है। क्योंकि जब आप डेट में चले जाते हैं तो आपको भी पता है जिन लोगों ने लोन पे घर लिए होते हैं वो अपने घर के जिंदगी भर पे करते रहते हैं, लेकिन लोन अदा नहीं होता, लोन पे नहीं होते। और स्पेशली अगर आप बात करें कनाडा या अमेरिका साइड में तो वहाँ तो बहुत ही ज्यादा होता है। वहाँ भी पाकिस्तान में भी अगर हाउस बिल्डिंग का भी लोन ले लें तो जरा सा डिफॉल्ट हो जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब ये आप लोन की सूरत में आपको, तो आपके जब बजट में जब आपके अखराजात बढ़े हुए होते हैं तो आमदनी, आप इंडिविजुअल आदमी की बात कर लें, अगर उसकी आमदनी कम और अपने अखराजात बढ़ाते हैं तो इधर से कभी लोन लेता है, कभी उससे पर्सनल लोन लेता है। तो उसी तरह मुल्क का भी निज़ाम है, मुल्क का निज़ाम है, और आपके अखराजात ज़्यादा हैं, आपके आमदनी ज़्यादा है, आपके लोग ज़्यादा हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंस ज़्यादा है, लेकिन आपकी आमदनी कम है। तो आमदनी आपको बढ़ानी है अदर टैक्स रेवेन्यूज और टैक्स रेवेन्यूज दोनों से। टैक्स रेवेन्यूज पे बात होती है, बड़े बड़े आइंस्टाइन जो हैं वो जहन लाए गए, उनको इस्तेमाल किया गया। जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला था वो ये था कि आपकी जो बिजनेस करने वाले हैं उनको आपने इनकरेज नहीं किया। आप उनको इनकरेज करते, उनको डॉक्यूमेंट करते और आप आगे बढ़ते। हमेशा हमारे यहाँ एडहॉक पॉलिसीज बनाई गई हैं। एडहॉक पॉलिसीज आज के दौर में आज ये कर लेते हैं, कल की देखी जाएगी, आज ये कर लेते हैं, कल की देखी जाएगी। इसी वजह से FATF आपके ऊपर आ गया। सही, बिल्कुल। FATF जो आपके ऊपर आ गया तो अब आप कंप्लायंट बनने के लिए आपने, क्योंकि आप ग्रे लिस्ट में आ गए थे, पाकिस्तान का सर्वाइवल का इशू था, तो आप कंप्लायंट बनने के लिए आपने हर चीज को एक साथ ही कर दिया। तो उससे जो लोग 70 साल से जो बिजनेस कारोबार 4 जनरेशन से कारोबार कर रहे थे उनको तो नहीं अंदाजा था कि इस तरह की कंप्लायंट उनको होना पड़ेगा। तो अब उनको आहिस्ता आहिस्ता आपको लाना पड़ेगा, ग्रेजुअली उनको लेके आना पड़ेगा, जब ये टैक्स निज़ाम बेहतर होगा। लेकिन ग्रेजुअली जब मैं कह रहा हूँ तो ये नहीं कह रहा कि अगले 10 साल में, मेरा कहने वाला 1-8 साल में आपको लेना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा आपके पास जो इस वक्त स्ट्रेंथ है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, उस टूल को यूज़ करें और बेहतरीन तरीके से यूज़ करें। उसमें किसी किस्म की भी ऐसा कोई गैप नहीं होना चाहिए, और उसको यूज़ करें और उसके बाद उसका फ़ायदा जो है वो एक्सचेकर को पहुंचेगा। या आई एम श्योर फॉर दैट। अब आज जितनी भी बातें हो रही हैं डिजिटलाइजेशन की हो रही हैं, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी हो जाए, ई गवर्नमेंट हो जाए, लेकिन अगर हम इसमें स्टेप रुके रहेंगे और इस तरफ नहीं बढ़ेंगे तो मामलात जो हैं इतने अच्छे नहीं रहेंगे, मामलात और ख़राब हो जाएंगे। तो टैक्स और आप में हम डिस्कस करें टैक्स महसूलात और सिफारिशात, और इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं टैक्स महसूलात और सिफारिशात, और इस पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मीर मोहम्मद अली खान ने, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब क्या पूछना चाहेंगे? जैसे हमारा राब्ता होगा मीर मोहम्मद अली खान से तो मजीद इस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से आज के टॉपिक के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं तो बजट के हवाले से आप ये बताइए कि बजट बनाने में मुशावरत कितनी ज़रूरी है? देखिए, जब आप किसी भी एक ग्रुप का, किसी भी एक घर का आप बजट बनाते हैं तो आपको कंसेंसस डेवलप करना पड़ता है। देखिए, जो लोग जिनकी इनकम होती है, जिनके अखराजात होते हैं, ताकि एक ओनरशिप आए। वो ओनरशिप जो है वो नहीं आती क्योंकि हम IMF की डिक्टेशन पे या डोनर एजेंसी की डिक्टेशन में बजट बना रहे होते हैं और हम सिर्फ प्लग इन कर रहे होते हैं फिगर्स को, और वो फिगर्स की वजह से एक बजट नहीं बनता। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज पाकिस्तान में जितना बड़ा ह्यूमन क्राई होता है इस पर दुनिया भर में नहीं होता, इसलिए कि इतना बड़ा ये इशू नहीं होता है। एक सेट पैटर्न हो गया बजट का, इनकम आनी है, ये अखराजात होने हैं, अगर अखराजात होने भी हैं तो वो अप्रूवल के साथ होने हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये लोग दुनिया भर में जो डेवलप टैक्स निज़ाम है वहाँ पर वो सेट हो चुकी हैं। हमारे यहाँ ये अभी तक नहीं है। अभी तक लोग जो हैं ये होता है कि बजट आ रहा है महंगाई हो जाएगी, बजट आ रहा है नया टैक्स लग जाएगा, बजट ये दुनिया भर में होता है लेकिन लोगों को इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता उसका। तो अब जो पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि पाकिस्तान की जो डेट फाइनेंसिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से आप कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, आप उसी को मैच करने के चक्कर में आप जो है। इससे पहले भी सर पिछले शोज में हम यही डिस्कस करते हैं कि बजट के अवाम से अवाम का जो परसेप्शन है वो यही होता है कि अब बजट आ रहा है तो लाजमी सी बात है कि महंगाई तो होनी ही है। वो है कि वो जी इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो आप कैसे बढ़ाएंगे, वो ये अवाम पे कोई ना कोई टैक्स का बर्डन डालेंगे। सही। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए। टैक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम स्पेसिफिकली टैक्स है, तो हम टैक्स के हवाले से इतनी मेजर चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरत है, वो ज़रूरत है कुछ जहाँ पे टैक्स कंप्लायंस है वहाँ पे ईज़ होना चाहिए। सही। कुछ रेट्स हैं वहाँ पे कम होने चाहिए। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये ही लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ दे देंगे। और तीसरी चीज़ है कि इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ये कि देखें, आपकी 22 करोड़ की आवाम है, सही, आपके पास लोग हैं
और मेरे अपने हिसाब से इमीडिएटली पाकिस्तान में 1 करोड़ टैक्स फाइलर होने चाहिए, जो हम अपने प्रोग्राम में बार बार लिखते हैं कि 1 करोड़ टैक्स फाइलर होने चाहिए जब पाकिस्तान सस्टेनेबल पोजीशन पे आएगा, सही, ब्रेक इवन पोजीशन पे आएगा मेरे अपने हिसाब से। सही। तो अब अभी हम 25 लाख पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बात होते हुए, टूल के होते हुए भी हम जो है आज तक जियो मैपिंग नहीं कर सके, आज तक हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। तो जब तक हम अब ये ह्यूमन इंटरेक्शन मतलब ये करते रहेंगे, हम चीज़ों के साथ लोगों को रिक्वेस्ट करते रहेंगे, तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अदर साइड पे कोई लोग नहीं चाहते, लेकिन एक लोग बाय डिफ़ॉल्ट एक लोग डिले कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इस वक्त इस टॉपिक पे मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। सर, मार्च का महीना है और बजट का जो है आना जो है मुतवक्का है, और 2020 का बजट आने वाला है। आप क्या समझते हैं कि क्या नया बजट में क्या होने जा रहा है? महंगाई कितनी बढ़ने जा रही है? टैक्स कोई नया लगने जा रहा है? हुकूमत कोई अच्छा बजट लेके आएगी आवाम के लिए? आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? हम देखिए, पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस वक्त जो है कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की बेशतर ममालिक की मईशतों में जो तबाही आई है, उसकी वजह से आपने देखा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें $32 पर आ गई हैं, जो पहले आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। तो ये तो इतना एक जबरदस्त फायदा हुकूमत पाकिस्तान को मिला है, और उनके लिए बड़ा जबरदस्त मौका है कि पेट्रोलियम लेवी ये कम कर दें और GST को कम कर दें, तो महंगाई में इतनी जबरदस्त कमी की गुंजाइश है। इसी चीज को देखते हुए आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अब हम बिजली और गैस के नर्ख नहीं बढ़ाएंगे बल्कि कम करेंगे। तो मसला तो अब ये है कि इस वक्त 25 रुपया 5 पैसे आप हाई स्पीड डीजल पे ले रहे हैं, और 19 रुपया 75 पैसे आप ले रहे हैं इस वक्त पेट्रोल पर। अगर इसको बाकी खत्म कर दिया जाए, और जैसे आप हमेशा खुद प्रोग्रामों में कहते रहे हैं, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं और GST इंडायरेक्ट टैक्स को कम करें, तो मैं तो समझता हूँ कि ये मौका कौमों की जिंदगी में बहुत कम आता है, जो प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त मिल गया कि वो स्ट्रक्चरल इस्लाहात करके टैक्सों के इंतजाम को, जो उन्होंने खुद कहा था कि मैं 100 रोज के अंदर अदल पर मबनी पॉलिसी लाऊंगा टैक्सों की, वो नहीं ला सके थे। अब ये फिर मौका आ गया है, और ये मौका कौमों की जिंदगी में बार बार नहीं आता। तो अगर वो इससे फायदा उठा लेते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि एक ऐसा बजट बनाना मुमकिन होगा जिसमें आवाम को रिलीफ मिले, और अफरात ज़र जो है सिंगल डिजिट में नहीं बल्कि 5 से 6% पर आ जाए। और अगर इस मौके से फायदा नहीं उठाया, तो वही जो 1900 से अब तक हो रहा है कि हम भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका से कम शरह से तरक्की कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही, कर्जे बढ़ रहे हैं, वो चलता रहेगा। वो फैसला वही है। मैं जो आपके प्रोग्राम में तजावीज़ देखता हूँ वो बिल्कुल सही है। 1 करोड़ टैक्स पेयर हो, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़े, तो अगर ये करते हैं, अब ये देखना होगा कि तो वो प्राइम मिनिस्टर फायदा उठाते हैं इस मौके से कौम के लिए, या जो ताकतवर तबके हैं उनके दबाव की वजह से। तो आपको पिछली उनकी कारकर्दगी से लग रहा है कि वो इंगेज हैं, या वो इस बात से अवेयर हैं कि ये उठा लेंगे फायदा इस बात से? नहीं, देखिए, अब बात ये थी कि ये जो पाकिस्तान में माशी बहरान था जिसका आप जिक्र कर रहे थे जी, अब वो सियासी बहरान में कन्वर्ट हो चुका है, और हुकूमत हिल गई है। आपको भी पता है, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई, उनको अभी अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन या दूसरी दौलत नहीं है बल्कि महंगाई है, और महंगाई का बड़ा ताल्लुक जो है इंडायरेक्ट टैक्सेस और पेट्रोलियम और बिजली और गैस से है। ये 2 साल में उनको एहसास हुआ इस बात का? नहीं, एहसास हुआ है, उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अच्छा। लेकिन अब किस हद तक कमी करके और किस हद तक प्रोपेगेंडा करते हैं वो देखना होगा। अगर पूरा फायदा पहुंचाएं तो ये बड़ा पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक ऐसा मौका मिला है, $32 पर आ गया कि हम बहुत कुछ माशी तरक्की हासिल करके गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में कमी करके बरामदात बढ़ा सकते हैं। ये बड़ा अच्छा मौका है, इसे जाय किया तो ये कौमी अलमिया होगा। ठीक है, तो आपके ख्याल में इस चीज़ को इंगेज करना चाहिए जो अभी इस वक्त सूरत हाल है, लेकिन जो अभी जिस तरह की पास इनकी कारकर्दगी है, इसमें तो नहीं लग रहा कि वो इस बात से अवेयर है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, बिकॉज अभी तक वो जो है वो इसी बात पे वो हैं कि करप्शन जो है उसको किसी तरह रोका जाए। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए ना, करप्शन की एक वजह रही तो महंगाई जो है करप्शन की वजह से भी होती है ना। अब आप ये देखिए कि हमारी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन जो है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, उन्होंने ये फैसला किया था कि जनाब हम गंदम 3 लाख टन इंपोर्ट करेंगे। उस वक्त हमने कहा था कि जनाब ये तो आप तो कह रहे हैं कि हमारे पास फाजिल है, लेकिन सियासी दबाव पे उन्होंने वो फैसला कर लिया। आज वो फैसला आ गया कि अब हम नहीं करेंगे। तो सियासी दबाव पर फैसले बंद करे हैं
तो बड़ी बेहतरी की गुंजाइश है इस कौम में, सलाहियत है, हमारे निज़ाम में सलाहियत है, हमारी मईशत में सलाहियत है, हमारे माहिरीन में सलाहियत है। फ्यूडल कल्चर को एक दफा खत्म कर दें तो बेशतर मसाइल हल हो जाएंगे। हम पाकिस्तान जो है चौथे नंबर पे इंटेलिजेंट कौमों में, तो मेरे ख्याल में सलाहियत तो इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे अंदर सलाहियत है, लेकिन उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बस मैंने जो एक खिदमत में आपके अर्ज किया था कि फ्यूडल कल्चर को एक दफा आप दफन कर दें। हिंदुस्तान में आपको पता ही है ना कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाए थे, तो वहाँ पर आप देखिए एमनेस्टी पर 45% टैक्स किया गया, हमारे यहाँ नहीं लाए थे तो 1.5% पे प्रॉपर्टी माफ कर दी गई। तो फ्यूडल कल्चर है जो कि तमाम खराबियों की जड़ है। फ्यूडल में मतलब मैं फ्यूडल जो सोच है, मैं सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं कह रहा, ये जो वडेराशाही सोच है ना, ये हमारी मईशत को तबाह कर रही है। नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा हमारे पास टैक्स रिफॉर्म्स कितनी दफा हुए हैं, एमनेस्टीज कितनी आई हैं, तो क्या ऐसी फोर्स है जो रोक रही है इस चीज को होने से, ना हो, मतलब ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है ये पूरा तरह? मोहतरम, आपने तो खुद जवाब दे दिया। टैक्स एमनेस्टी जितनी पाकिस्तान में आई है दुनिया में कहीं नहीं आई जी। तो बार बार टैक्स एमनेस्टी आना ही इस बात की दलील है कि हम ताकतवर तबकों और चोरों को फायदा पहुंचा रहे हैं। सवाल तो ये है, आपके प्रोग्राम में एक दफा बात हुई थी, आपने भी उससे एग्री किया था कि अगर आपकी मईशत दस्तावेजी नहीं है, अगर आपका काला धन रोज पैदा हो रहा है, अगर स्मगलिंग हो रही है, अगर अंडर इनवॉइसिंग हो रही है, तो क्या जवाब पैदा होता है टैक्स एमनेस्टी का? वो तो जितना आप माफ करेंगे, सफेद करेंगे, ज्यादा फिर जनरेट हो जाएगा। तो ये मसला है हमारा। ठीक है, तो आपके ख्याल में उसको रोकना चाहिए और एमनेस्टी स्कीम अब नहीं आनी चाहिए? ये जुर्म होना चाहिए मेरे ख्याल से तो एमनेस्टी लाना, इसलिए कि एमनेस्टी का मतलब यह है कि हुकूमत ने सरेंडर किया है चोरों को और नाजायज दौलत रखने वालों को, और अगर हुकूमत ये मानती है कि हम सरेंडर कर रहे हैं तो फिर तो बात खत्म हो गई। अच्छा, ये आम आदमी के लिए क्या हुकूमत को ये जो बेसिक ज़रूरियात की ज़िंदगी है इन पे कोई लॉक लगा देना चाहिए कोई, के जो कि आम आदमी के लिए बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है? ज़रा सी भी इन्फ्लेशन होती है तो उसके अपने सर्वाइवल के बहुत बड़े मसले हो जाते हैं, उसके लिए महीना गुजारना मुश्किल हो जाता है, तो ये क्या कोई इस तरह की स्कीम हो सकती है कोई? देखिए, आप ये लोगों को हमें गदागर नहीं बनाना चाहिए। जब आप ये करेंगे तो बजट खसारा आपको बढ़ जाएगा, आप उसकी जेब से दुगना निकाल लेंगे। बिल्कुल। तो मेरी जो दरखास्त होती है वो ये होती है, जो आप भी बात करते हैं कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें, जीएसटी को कम करें, और ये पेट्रोलियम मसनूआत जिससे ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं, बिजली गैस, इनको कम करें। ये है असल में आवाम का परमानेंट रिलीफ। अगर आप इस तरह से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में देखिए 700 अरब रुपए आपने लोगों को दे दिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा गुर्बत में। तो 2000 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा सर? जी, 2000 रुपए अगर आदमी को 2 या 3000 रुपए देंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा जो महंगाई का जो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर 700 अरब रुपए तो मेरे खजाने से चले गए ना। तो मेरी दरखास्त तो ये, इतने पैसे 700 के बजाय 300 रुपए आप रिलीफ देते पेट्रोलियम मसनूआत और जीएसटी में, तो देखिए गुर्बत में और बेरोजगारी में और महंगाई में कितनी कमी होती। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपका अपना नारा है प्रोग्राम का, वही हल है। 1 करोड़ टैक्स फाइलर ही हल है इसका। ये गदागर लोगों को बनाना, जिससे इस किस्म के जितने प्रोग्राम है उससे कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, ठीक है शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। आपने देखा कि वो बड़ा कम दे रहे थे, बार बार वो जिक्र कर रहे थे कि हम बातें करते हैं, जो हम अपने ट्रिगर चलाते हैं, तो वो जो है वो उनको नज़र आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं, और यही एक आगे बढ़ने के लिए टैक्स निज़ाम को मजबूत करने के लिए यही एक तरीका है। क्योंकि आप अगर कोई भी अडॉक की स्कीम लेके आएंगे, कोई भी ऐसा रिलीफ लेके आएंगे, सब्सिडी लेके आएंगे, वो शॉर्ट टर्म होगी, वो लॉन्ग टर्म नहीं होगी, और उसको जो है आप फिर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। कोई हुकूमत चेंज हो गई, वो हुकूमत जो है उसको फिर ख़त्म कर देगी। तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स महंगाई बढ़ाता है, जो सेल टैक्स है वो आपकी हर आदमी, मैं अगर मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, मैंने वो चीज़ ख़रीदनी है, तो वो जो चीज़ है ना वो आपको उस पर रेट कम करें ताकि वो चीज़ महंगी हो और आम आदमी उसको एक सस्ते दाम खरीद सके, ताकि उसकी जो आमदनी है उसके मुताबिक उसके खर्चे जो हैं बेहतर हो सकें। ठीक है, टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं टैक्स महसूलात और सिफारिशात के हवाले से। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक है, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं टैक्स महसूलात और सिफारिशात के हवाले से। इस हवाले से जो भी आपके क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अनवर साहब यहाँ मौजूद हैं जो कि आपके क्वेश्चंस के जो हैं वो जवाब देंगे, और साथ साथ आपकी ट्वीट्स भी हम शामिल करेंगे। तो अनवर साहब, जिस तरीके से हम टैक्स महसूलात के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस साल टैक्स फाइल्स पे सबसे ज़्यादा कंप्लाइंस का बोझ कम होने का कोई इम्कान है? देखिए, टैक्स फाइलर्स पे कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है,
हमने एक प्रोग्राम भी किया था, उसमें उनके साथ ये है कि उनको एक 177 का नोटिस आता है, 161 का नोटिस आता है, 125A का नोटिस आता है, फिर सेल टैक्स में उनके पास 25 का नोटिस आता है, 38 का नोटिस आता है। तो इसी तरह उनके साथ जो है कंप्लाइंसेस के बहुत ज़्यादा बोझ है। तो इतना टैक्स फाइलर पे कंप्लाइंसेस नहीं होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि इसको हुकूमत को अक़ल के नाखून और FBR को भी लेने चाहिए इस बात पे, और एक टैक्स पेयर का एक दफ़ा ऑडिट करें, उसमें सेल टैक्स भी शामिल करें, उसमें विदहोल्डिंग का एरिया भी शामिल करें, उसमें ऑडिट भी करना है, लेकिन उसके बाद उसको 3 साल या 5 साल के लिए उसको छोड़ दें। ये पहले कानून था, ये कानून मेरे ख्याल में ख़त्म किया गया है, इस कानून को दोबारा आना चाहिए। इसलिए कि देखें, टैक्स फाइलर कोई भी है वो आपके पास है, अगर उसकी कोई एक्टिविटी हो रही है आपकी नज़र में है, आप उसको वैसे भी नोटिस दे सकते हैं। कोई एक्टिविटी ऐसी है जो उसने अकाउंट फॉर नहीं की, जो डिक्लेयर नहीं की, तो उसको आप रूटीन में नोटिस देना जो है, इसको रुकना चाहिए। ये किसी तरह भी टैक्स निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए सही नहीं, फ़ायदेमंद नहीं है, मुफीद नहीं है। और इसी तरह दुनिया भर में होता है कि एक दफ़ा अगर आप ऑडिट कर लेते हैं तो किसी मुल्क में 3 साल का है, किसी मुल्क में 5 साल का है, कि उसको फिर ऑडिट नहीं किया जाता। तो वो अगर आप लाए थे पाकिस्तान में, लेकिन 1 साल बाद वो जो है वो वापस दे दिया गया, वो वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों के होंगे, उन्होंने वापस चला गया वो, लेकिन वो जो चीज़ है वो वापस आनी चाहिए। और एक दफ़ा ऑडिट हो, उसमें एक दफ़ा आप सारे एंगल्स देख लें, और वंस आपने उसको देख लिया तो उसके बाद उसको आप दोबारा 3 साल या 5 साल का एलिमेंट, पाकिस्तान क्योंकि अभी नया तो रखें उसके, नहीं 3 इयर्स, इसलिए कि पाकिस्तान अभी नया सेटअप हो रहा है, तो आप 3 साल रख सकते हैं। लेकिन जब 3 साल बाद आप ऑडिट करें तो आपके पास प्रोविजन होता है कि आप पीछे जा सकते हैं, तो आप उसको उस तरह देख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक इंसेंटिव जो है टैक्स पे को देना चाहिए, और यही चीज़ जो है ना, ये टैक्स निज़ाम को आगे बढ़ाएगी। इसलिए जब टैक्स पेयर आपका सेटिस्फाई होगा तो दूसरों को कहेगा कि टैक्स, वरना अदरवाइज यहाँ पे ये मैसेज आते हैं, भाई तुमने टैक्स में आ गए तो तुम्हारे पास तो नोटिस ही नोटिस आ रहे हैं। बार-बार अगर ऑडिट होता है तो उससे टैक्स पेयर को प्रॉब्लम होती है, तो उसको जो है ये एक नेगेटिव मैसेज ट्रैवल करता है, उससे नेगेटिव मैसेज ट्रैवल करता है। इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे, आपकी ट्वीट्स शामिल करते हैं और देखते हैं कि आज जो पहली ट्वीट है वो किसकी है। पहली ट्वीट हमारे पास समीर लोधी साहब की है, और ये हमारे शो के रेगुलर व्यूवर हैं, और इन्होंने पूछा है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी डन with monitoring of withholding tax proceedings. Currently, taxpayers facing every year time frame for this proceeding may also be proposed through coming budget. जी सर, यही बात वो करें कि वो ये जो विदहोल्डिंग ऑफ टैक्सेस होते हैं, ये आप एज अ विदहोल्डिंग एजेंट बन जाते हैं गवर्नमेंट के, आप पेमेंट करते हो, टैक्स काटते हैं, उसकी भी एक पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसकी भी एक कंप्लाइंसेस होती हैं। तो वो जो कंप्लाइंसेस हैं वो इतनी ज़्यादा कम्बरसम है कि एक आदमी को अपना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ानी पड़ती है। तो ये जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ती है तो इसके लिए जो है वो फिर टैक्स पेयर को बढ़ने लगता है। तो आपको ये करना चाहिए कि उसको ईज़ करना चाहिए। एक तो विदहोल्डिंग के टैक्स रेट में जो है वो कमी होनी चाहिए, क्योंकि जो लेने वाला पैसा है उसका टैक्स जो कैश फ्लो है वो हिट करता है। जहाँ 10%, 15%, 20% आप टैक्स काटते हैं, गवर्नमेंट तो अपनी रिकवरी के लिए कर रही होती है, लेकिन जो है ये शुरू में जब ये लॉ लाया गया था उस वक्त इस अजम्पशन से लाया गया था कि ये जो है डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएगा, बट ये लाया था 90s में, 91, 92 में, और आज तक डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान की नहीं हुई, बिकॉज ये रेवेन्यू कलेक्शन मेजर बन गया, डॉक्यूमेंटेशन मेजर नहीं रहा। तो इसको डॉक्यूमेंटेशन मेजर रहना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए इससे, लेकिन इसके रेट कम होने चाहिए, और जो कंप्लाइंसेस हैं वो भी एक दफ़ा वंस इन अ ईयर हो, जिसमें सारी चीज़ें वो सेल टैक्स का एलिमेंट भी देख लें, इनकम टैक्स का भी देख लें, विदहोल्डिंग का भी देख लें। तो इन्होंने कंसेक्टिवली तीनों ट्वीट्स की हैं, और इन्होंने पूछा है अगली ट्वीट में कि न्यू क्लॉज शुड बी इंसर्टेड for exemption of withholding tax deduction to non-profit organizations approved by the commissioners under section 236 of the ordinance. देखिए, इस वक्त लॉ में एक 100C का एक प्रोविज़न है, जिसने पूरी तरह डिफ़ाइन कर दिया है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या उसको कंप्लाइंसेस करनी है, और मेरे ख्याल में वो लॉ बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया हुआ है। ऑल्दो उसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन आप किसी को भी स्कॉट फ्री नहीं जाने दे सकते हैं, वो नॉन प्रॉफिट हो या फॉर प्रॉफिट हो, आपको उनको कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, अंडर द लॉ कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। क्योंकि होता ये था कि पहले लोग नॉन प्रॉफिट थे तो उनके साथ जो उनके वेंडर्स थे वो भी टैक्स नहीं देते थे, वो भी कहते थे कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई कर रहे हैं, बट आप तो कमर्शियल वेंचर हो ना, आप तो प्रॉफिट ले रहे हो, तो इस तरह की बेसिकली ठीक है। तो 100C एक प्रोविजन लाया गया लॉ में, उसको कंप्लाइंस करें, और आप कमिश्नर के पास जाएं, और एक इदारा है पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी, उससे आप अपनी एक्टिविटी को सर्टिफाई करवाएं कि आप नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी कर रहे हैं, और कमिश्नर के पास जाएं, कमिश्नर आपको फौरन जो है एग्जेम्पशन दे देगा, एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। अच्छा जी, अगली ट्वीट है, और उन्होंने पूछा है कि एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 153(1)(a शुड बी अवेलेबल एज एडजस्टेबल टैक्स टू इंडिविजुअल एंड AOP मैन्युफैक्चरर्स। अब बेसिकली अब ये
एडजस्टेबिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं मिनिमम टैक्स का भी प्रोविज़न है, कहीं कहीं मिनिमम टैक्स है कि आपने इतना टैक्स तो देना है। अब ये अगेन ये जो जितने भी ये मेजर्स हैं, ये इसलिए मेजर्स हैं कि पाकिस्तान में टैक्स बेस बढ़ा हुआ नहीं है। राइट। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अब ये अगर हम इसको दिखा देंगे कि ये मिनिमम टैक्स नहीं है तो लोग जो है एडजस्ट करके इसको हमसे रिफंड ही ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मिनिमम इतना टैक्स तो आपका होना चाहिए, 10% टैक्स तो आपको अपनी आमदनी पे देना ही चाहिए। तो इस वजह से इन्होंने लॉक लगाया हुआ है। मेरे ख्याल में ये ग्रेजुअली जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेशन बेहतर होगी ये लॉक खत्म होते जाएंगे और ये उसी का एक वो जो कॉन्ट्रा होगा, अदरवाइज ये हो नहीं सकेगा। अदरवाइज ये नहीं हो सकेगा। और जो नेक्स्ट इनकी ट्वीट है वो है मिनिमम टैक्स कंडीशन अंडर सेक्शन 148 ऑफ द ऑर्डिनेंस शुड बी लिफ्टेड फॉर कमर्शियल इंपोर्टर्स। ये कह सकते हैं कि लिफ्ट करना चाहिए, लेकिन ये है कि फिर अगेन वही बात आती है कि उनको अगर फाइनल टैक्स में रखा हुआ था पहले, अब मिनिमम टैक्स पे लेके गए हैं। पहले वो थे FTR में, तो FTR में ये था कि आपने जो इंपोर्ट पे दे दिया दैट इज फाइनल। तो उनके साथ जो नीचे वेंडर्स थे अगेन वो डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे थे। तो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन का बहुत मेजर इशू है। तो ये मिनिमम टैक्स रखा है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप एक इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका 5% तो परचेजेस का, बेसिकली इंपोर्ट जो है वो परचेज होती है आपकी, सेल नहीं होती। तो ये लेकिन लॉजिक वो लेके आएंगे आप 5% तो अपने उसका टैक्स देंगे। तो उन्होंने ये 5% एक विथहोल्डिंग टैक्स रखा हुआ है कि इतना टैक्स तो आप देंगे। तो बेसिकली ये अगेन वही मेजर है कि मिनिमम टैक्स तो आपसे ले लिया जाए, चाहे वो FTR की सूरत में, चाहे वो मिनिमम टैक्स की सूरत में, इतना टैक्स तो आप देते हैं। इसलिए अनफॉर्चुनेटली कंप्लायंस पाकिस्तान में बहुत वीक है और लोग जो हैं टैक्स देने को किसी तरह पसंद नहीं करते। एक बर्डन की तरह समझते हैं। बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेट सच है बड़ा कि लोग नहीं पसंद करते। तो ये जो चीज़ है ना, इसको कैटर करने के लिए, इसको लॉक करने के लिए उन्होंने इस तरह के प्रोविजन इंसर्ट किए हुए हैं। इस तरह के प्रोविजन इंसर्ट किए हुए। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर? जी मैं मुस्तफा कुरैशी बात कर रहा हूँ कराची से। जी क्या पूछना चाहिए? है जी, देखें हमारे यहाँ 2 किस्म के आइटम फरोख्त होते हैं, एक इम्पोर्टेड होता है और एक मुल्क में तैयार करते हैं, हर किस्म की तमाम चीज़ों की। तो मेरी एक तजवीज़ है कि जैसे मलेशिया में है कि 5%, 6%, 4% जो भी यहाँ के माहिरीन मुनासिब समझे वो टैक्स फिक्स कर दें हर चीज़ के ऊपर। जिसका फायदा ये होगा कि ये जितने जो है करप्शन ये खत्म हो जाएंगे और लोग जो है डायरेक्ट जब भी कोई चीज़ खरीदेंगे और वो उसके ऊपर टैक्स दे देंगे और उसकी तो मैद भी लगते हैं कि मोर देन 5,000 परचेजिंग पर 1,000 जो भी हो माहिरीन तय कर सकते हैं। इसके अंदर हम ये काफ़ी करप्शन से और FBR के उन तमाम चक्करों से बच जाएंगे, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक हमारा 30% पैसा जो है वो बैक डोर से चला जाता है लोगों की जेब में, जो कि ये असेसमेंट करते रहते हैं। जी ठीक है, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं और उन्होंने कहा है कि जी 5%, 6% अगर ये फिक्स टैक्स कर दें तो बाकी जितने भी तरीक़ेकार हैं उससे लोग बच जाएंगे, उनके ऊपर से बर्डन कम हो जाएगा। देखिए ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि 30% पैसा बैकडोर से अंदर चला जाएगा, लेकिन इसी मुल्क में अंडर इनवॉइसिंग भी होती है। राइट। इसी मुल्क में जो है स्मगलिंग से चीज़ें भी आती हैं। सही। तो बात यह है कि ये दोनों चीज़ों का एड्रेस होना चाहिए। बात अंडर इनवॉइसिंग भी नहीं होनी चाहिए, स्मगलिंग भी नहीं होनी चाहिए। और ये बात सही है इनकी कि ये रेट किसी तरह भी कम होना चाहिए, जो सेल टैक्स का रेट है उसको हुकूमत को कम करना चाहिए। अगर हुकूमत चाहती है कि लोगों पर से महंगाई का बोझ कम हो तो वो इसी तरह कम हो सकता है कि उनको जो इनडायरेक्ट टैक्स है उस पर से रेट जो कि 17% है उसको कम करें, ताकि वो सिंगल डिजिट में लेके आएँ, 5 पे लेके आएँ, 4 पे लेके आएँ, 6 पे लेके आएँ, ताकि वो जो है लोगों पे बाइंग, अगर आप एक चीज़ दे रहे हैं तो 117 रुपये के बजाय आपको अगर 100 रुपये की चीज़ दे रहे हैं तो 104 रुपये की पड़ेगी। तो आपके लिए 13 रुपये तो आपको बचेंगे ना, तो वो 13 रुपये एक आम आदमी के लिए बहुत अहम होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 13 रुपये आम आदमी के लिए बहुत अहम। बात ये कि दोनों एंड पे हमारे यहाँ जो है इश्यूज़ हैं, उन दोनों एंड्स के इश्यूज को एड्रेस होना चाहिए। ये नहीं है कि एक एंड पे इशू है, ये बेसिकली हमें पहले तो सच बोलना चाहिए कि दोनों एंड्स पे इशू है। लेकिन सर मोस्टली जितने भी लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, आपको कॉल्स करते हैं, उनका ये होता है फिक्स टैक्स कर दें, 5% कर दें या 6% कर दें। देखिए वो अपनी जगह बात है, वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है। ख्वाहिश की बात ये है कि जब फिक्स टैक्स कर देते हैं तो नीचे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। इस मुल्क में फिक्स टैक्स पिछले 25 साल से चल रहा है, 90 से 30 साल से चल रहा है, तो वो जो है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही। डॉक्यूमेंटेशन ना होना जो है ना इकोनॉमी के लिए एक बहुत दीमक वाला काम है। ये जिसने जब भी शुरू में उस वक्त ये एडवाइस दी थी और लोगों ने लेके आए थे, इम्प्लीमेंट किया था, तो इसने पूरी इकोनॉमी को दीमक की तरह खत्म कर दिया। आपकी इकोनॉमी जो है ना खत्म हो गई। तो आपको ये दीमक वाला काम जो नहीं करना चाहिए, आपको हर आदमी को अपना शेयर ड्यू शेयर हर आदमी को अपना ड्यू शेयर देना चाहिए। शो का टाइम एंड अप होने लगा है सर, सम अप कर दीजिए।
देखिए जी, हम बात फिर वही कर रहे हैं क्योंकि हमने बजट पे अब डिस्कशन शुरू कर दिया है और इस बजट आने वाला है और हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हुकूमत वक्त को ये बात समझ में आए। लेकिन बात ये है कि आपने क्या करना है, ये भी बहुत अहम है। इस पूरी एक्सरसाइज में आपका भी उतना ही रोल है जितना हुकूमत का रोल है। जो कानून आता है, अगर आपको समझते हैं कि वो कानून सही नहीं है तो आप हुकूमत के साथ अपनी एसोसिएशन के ज़रिए बात करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप टैक्स ना दें, ये नहीं हो सकता कि आप टैक्स से बरी ज़िम्मा हो जाएं। ये अब जो है ये हनीमून पीरियड गुजर गया। अब जिसने जिस तरह कारोबार करना है, लेकिन आज उसको ये कहें, अगर वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, अगर वो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहता है, अगर वो चाहता है कि पाकिस्तान आपके आने वाले आपकी नस्ल के लिए बेहतर जगह हो, तो फिर लोगों को अपना ड्यू टैक्स देना पड़ेगा। चाहे वो उनको ये लगे कि अभी हुकूमत वक्त खा रही है उसको, लेकिन फिर भी देना पड़ेगा। और जब देंगे तो फिर अकाउंटेबल भी करेंगे उनको जो लेने वाले हैं। उनसे आप पूछे भी क्या ये टैक्स कहाँ गया। अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर आप अकाउंटेबिलिटी भी कर सकते हैं कि ये टैक्स जो है वो कहाँ गया। टैक्स महसूलात और सिफारिशात, आज का ये टॉपिक, आज का शो आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारे ट्विटर हैंडल पर टैक्स और आप, और जो भी फीडबैक है वो हमारी सोशल साइट पर आप दे सकते हैं। ऐसे फॉलो करते रहिए टैक्स और आप।